सॉलिड स्टेट, इसको हम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि सॉलिड कितने टाइप का होता है। हम बोलेंगे जी सॉलिड आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है आपके पास अमोर्फस सॉलिड। एक होता है आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है जी आपके पास अमोर्फस सॉलिड के नाम से इसको हम जानते हैं। फिर इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या इसमें बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या रहेंगी और कैसे इसको आप डिफ्रेंशिएट अलग अलग कर सकते हो, वो हमें सब इसमें देखना होगा। ठीक है, जितने भी आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ऑल द मेटल्स, जितने भी आपके मेटल्स हैं, आपके आयंस जैसे NaCl, CaCl, KCl, ये जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं इसको जनरली बोल दोगे आयनिक सॉलिड। जितने भी आपके आयनिक सॉलिड होते हैं ना जी, वो सारे के सारे क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, और आपने जो रियल लाइफ में देखे हैं, जैसे आपके बात बोल सकते हो, जैसे आपके पास एक ब्रिक आपने देखी होगी, ईंट, ये भी एक टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एक आपने क्यूब देखा होगा, खेलने वाला क्यूब, जो कलरफुल क्यूब्स होते हैं, वो भी क्या है आपके पास? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, फिर एग्जांपल में अमोर्फस सॉलिड कौन से होंगे? अमोर्फस सॉलिड, उसके एग्जांपल आप लीजिए ग्लास, ठीक है, प्लास्टिक, और आपके पास रबड़, ये सब क्या होंगे आपके पास? अमोर्फस सॉलिड के नाम से इनको जाना जाता है। जितने भी आपके ग्लास, प्लास्टिक, रबड़ होते हैं वो क्या होते हैं? अमोर्फस सॉलिड। जितने भी आपके पास मेटल्स, आयनिक सॉलिड्स, ब्रिक, क्यूब, ये सब क्या होंगे आपके पास? क्रिस्टलाइन सॉलिड के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है जी, फिर रहेगा जी आपके पास जिसका बहुत बेसिक डिफरेंस है, वो रहेगा इनकी स्ट्रक्चर के भी। यहाँ पर कहते हैं जी इनको, ये दोनों सॉलिड है, ठीक है, लेकिन इनसे बेसिक फर्क क्या है? बेसिक फर्क में आप देखोगे कि एक वर्ड आएगा कटिंग के लिए, कटिंग। आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमेशा इक्वल पार्ट में कट करोगे। आप किसी भी, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना, उसको हमेशा इक्वल पार्ट में कट किया जाता है। जैसे सपोज करो आपके पास एक क्यूब है, जैसे आपका वो, आप इमेजिन करो जो आपका कलर क्यूब होता है, ऐसे ही होता है बिल्कुल सेम। अब उसको आप कभी भी जब काटने जाओगे ना, तो ऐसे नहीं कि आपने एक पोर्शन यहाँ से कट कर लिया या एक पोर्शन आपने यहाँ से कट किया, ऐसा कभी कट नहीं होता। वो हमेशा इक्वली क्लीव होता है। जैसे मान लीजिए आपने पूरा यहाँ से तो हाफ होगा, या आपके पास यहाँ से हाफ होगा, आप इसको डायगोनली भी हाफ कर सकते हो, मतलब वो हमेशा टू इक्वल इक्वल पार्ट्स में कट होगा। लेकिन जो अमोर्फस सॉलिड है वो क्या होगा? वो आपके पास किसी मर्जी तरीके से आप उसको कट कर सकते हो। आप कोई रबड़ का टुकड़ा है उसको आप जैसे मर्जी कट कर सकते हो जी। ठीक है, प्लास्टिक है वो भी किसी भी तरीके से कट हो सकता है, रबड़ है वो भी किसी तरीके से कट हो सकता है, ग्लास है वो भी टूटता है तो अलग अलग पैटर्न से ही टूटता है। तो कटिंग के अकॉर्डिंग भी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कटिंग है वो एक क्लीन क्लीवेज, एक वर्ड यूज करेंगे हम, क्लीन क्लीवेज, मतलब बिल्कुल दो बराबर बराबर पार्ट्स में कट होता है। लेकिन जो आपके पास अमोर्फस सॉलिड है, ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, उनको आप एक हिस्सा टुकड़ा भी तोड़ सकते हो, दो अलग अलग टुकड़े, दो तीन अलग अलग टुकड़े, अलग अलग हिस्से, अलग अलग पोर्शन में भी आपको क्या कर सकते हो? कट कर सकते हो। तो ऐसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे कि आपके पास जो सॉलिड स्टेट है और जो अमोर्फस है, उन दोनों की जो डिफ्रेंशिएट है वो भी क्या होगी? अलग अलग। ठीक, फिर इसका जो पैटर्न है वो बना कैसे, कैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे वो देखिए। कहता है आपके पास इनकी जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कैसे आप डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या रहेगा आपके पास, जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें एटम्स मान लीजिए ऐसे हैं, ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी। कहते क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमेशा जो आपके पास एटम्स जो मौजूद होते हैं ना, वो हमेशा क्या रहेंगे?
एक प्रोपोर्शन में रहते हैं, अल्टरनेट में रहते हैं। मान लीजिए कोई दो एटम से मिलके बना है ए और बी, तो उसका जो रेशियो होगा वो ऐसे ऐसे बनेगी मॉलिक्यूल, पहले 1 ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी वैसे चलता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो आपके एटम का जो प्लेटफॉर्म है वो क्या यूनिफॉर्म मोशन में, बिल्कुल एक एक्यूरेट पोर्शन में चल रहा है। लेकिन सपोज कीजिए अमोर्फस, अमोर्फस में क्या होगा, ऐसा चलेगा जैसे आपके पास अमोर्फस में ऐसे बोल दो ए ए बी 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 ए ए बी बी ए। इसका मतलब कहीं है तो नेगेटिव, मतलब कहीं तो एलिमेंट जाते हैं और कहीं का। क्या बोला अभी मैंने, अब इसको देखो जी, कहता है आपके पास अमोर्फस सॉलिड होता है, उसके जो एटम्स होते हैं वो सब क्या होंगे, कहते हैं जी रैंडमली होते हैं, कहीं ए कोई बी ए बी। आप इसको बहुत ध्यान से देख सकते हो, अमोर्फस में जो एटम की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो क्या होंगे, रैंडमली होते हैं, कहीं पर कोई एटम, कहीं पर कोई एटम, कहीं पर कोई एटम। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पर आपके पास बिल्कुल भी रैंडम नहीं है, एक पोजीशन है, फिक्स पोजीशन है, इसके अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, वो बिल्कुल एक यूनिफॉर्म मोशन पे मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये सी क्या होते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं कि कैसे आपका अमोर्फस सॉलिड बना और कैसे आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। ठीक है, अब ये अमोर्फस सॉलिड है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होती है, ये क्या होते हैं आपके 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो आप इसको। फिर आप इसमें एक जो स्ट्रक्चर रहेगी वो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, हमें मेनली पढ़ना है इसके अंदर। क्रिस्टलाइन सॉलिड बिल्कुल ऐसा होता है, ये आपके पास एक बिल्कुल परफेक्ट क्यूब है, इसमें आप एटम देखोगे ये ग्रे ग्रीन ग्रे ग्रीन ग्रे ग्रीन ग्रे ग्रीन ग्रे ग्रीन ग्रे ग्रीन अल्टरनेटिव में। ऐसे ही सेम यहाँ पर है, देखो ए बी ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, पीछे आगे ऊपर, लेकिन मैं बोर्ड पे सिर्फ 2 डायमेंशन दिखा सकता हूँ। तो सेम यही पैटर्न रहेगा, देखो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी सेम। लेकिन ये ऐसा नहीं है, अमोर्फस सॉलिड बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसमें आपके पास एटम्स है वो क्या है, रैंडमली क्लिक। ठीक है, तो आपके पास इसको डिफ्रेंशिएट करने का यही तरीका है कि जितने भी आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके एटम्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, एक पोजीशन में चलते रहते हैं ए बी के पैटर्न में। ठीक है, लेकिन अमोर्फस में जो एटम्स होते हैं वो ऐसे नहीं है। बोलो जी क्या ये बात ठीक है? ठीक है, फिर इसमें एक वर्ड आएगा आपके पास जो एक बहुत ही मेन टॉपिक्स में से काउंट किया जाता है, इसको बोलेंगे रजे आपके पास आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी। एक टॉपिक है आपके पास आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। कि तो आइसोट्रॉपी इफेक्ट क्या होता है, आइसोट्रॉपी इफेक्ट होता है, एक एनआइसोट्रॉपी इफेक्ट होता है। इसमें आपके पास 3 चीजें वर्ड लेगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थर्मल एक्सपेंशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन था, एक्सपेंशन और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये 3 आपके पास जो टर्म है अलग अलग। कहते हैं जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब हम कोई भी लाइट है वो अपना पाथ चेंज कर लेती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, जब आप किसी हीट सब्सटेंस को हीट करते हो तो उस हीट का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, उसको बोलेंगे थर्मल एक्सपेंशन। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पता है जी कि कोई भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है वो उसमें फ्लो कर रही है कि नहीं कर रही, कर रही है तो किस वे में कर रही है। ये 3 पैटर्न आपको देखने थे, तीनों में एक पॉइंट सपोज करो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखते। ठीक है, इन दोनों में कैसे कैसे इसमें रूल रहेगा वो दुनिया सुनिएगा बहुत ध्यान से। सपोज कीजिए मैं इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डालता हूँ, इसमें क्या डालता हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डालता हूँ। जैसे ही मैं इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डालूंगा तो इसके अंदर क्या होगा, देखो जी पैटर्न देखना। मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डाली तो ये आपके पास पैटर्न ऐसे रहेगा,
इसमें रहेगा आपके पास ऐसे। मान लीजिए मैं आपको देखता हूँ इसमें, इसको पहले मैं थोड़ा सा सही समझते हैं आप, इसको ए भी करना तो ये गलत बन जाएगा। अब कहते हैं इसमें आप इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी डाल के देखो। कहते हैं जी आप इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी डालोगे तो मान लीजिए आपके पास ऐसा है ए बी बी ए, देखो पहले ए बी बी ए फिर बी बी, मतलब इसमें रैंडमली रहेगा, अल्टरनेट में नहीं आएगा। ठीक है, आप इधर करके देखो चाहे, अब आप ऐसे करो, चाहे इसे इधर ले लो ए बी बी बी, मतलब जब भी आप क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी डालोगे तो दोनों का पैटर्न क्या रहेगा, चाहे आप कैसे मर्जी इसको मूव करो आपके पास ये रैंडमली रहेगी, अल्टरनेट में नहीं आएगा। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी को पहले ए मॉलिक्यूल मिला, फिर बी मिला, फिर बी मिला, फिर ए मिला, फिर कहीं जाके ए मिलेगा, फिर बी मिलेगा, मतलब कहता है इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो रैंडमली इसको मिल रहे हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। और जबकि एटम की अरेंजमेंट क्या थी, रैंडम नहीं थी, एक बिल्कुल फिक्सचर थी। लेकिन इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी जब उसके अंदर मूव करेगी ना क्रिस्टलाइन के अंदर, तो वो रैंडमली पार्ट्स करेगा। ठीक है, सेम इफेक्ट नहीं आएगा। अब जैसे मान लो इधर से जाएंगे तो इलेक्ट्रिक की वैल्यू अलग होगी, इधर जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, अलग। अब इधर चलते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, जब आप इधर जाओगे तब भी देखो बी ए, और इधर जाएंगे तो भी क्या होगी ए बी बी बी। तो यहां पर आपके पास पहले क्या थी, ये रैंडम थे, और ये भी क्या है, रैंडम है। यहां पर आपके पास पैटर्न बिल्कुल अलग था, यहाँ पे क्या था, पैटर्न अलग था, यहाँ पे भी वैल्यू अलग आएगी, यहाँ पर भी वैल्यू आएगी। तो कहते हैं यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रैंडमली चल रहा है, और रैंडमली की वैल्यू क्या आएगी, सेम। अब इधर आ जाओ दोबारा, कहता है यहाँ पर चेक करो, इधर जा रहे थे डायगोनली तो वैल्यू अलग आ रही थी, रैंडम। लेकिन अगर आप इधर जाओगे तब वैल्यू क्या आएगी, ए, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग आएगी। तो देखो यहाँ पर ए बी बी बी, यहाँ पर ए, तो दो अलग अलग पैटर्न है। यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता, यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो करता है, ना यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो करता है। तो वैल्यू सेम किसकी आएगी, इसकी सेम वैल्यू रहती है। सेम वैल्यू क्यों बोला, क्योंकि कहता देखो आप चाहे किसी मर्जी डायरेक्शन में जाओ, यहाँ पर एटम रैंडमली प्रेजेंट है, कोई फिक्स नहीं है, इसलिए वैल्यू भी क्या आएगी, ऑलमोस्ट सेम आएगी। लेकिन यहाँ पर आप जब देखोगे एटम तो फिक्स थे, लेकिन जब इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी डाली ना तो यहाँ पर वैल्यू कुछ और है, इधर वैल्यू कुछ और है। आप इधर जाओगे तो देखो बी बी वाले वैल्यू एटम आएंगे तो वैल्यू सबकी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। यहाँ पर सब रैंडमली है तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो हमेशा ध्यान रखिएगा आइसोट्रोपी इफेक्ट क्या होता है। आइसोट्रोपी का पहले मतलब समझिए। कहता है आइसोट्रोपी इफेक्ट वो होते हैं जिसमें ये तीनों वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। कहता जी आपके पास सेम इन ऑल डायरेक्शन, तब तो क्या होगा, आइसो का मतलब सेम होता है ना। अगर आपकी ये तीनों की वैल्यू की प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी सेम सारे डायरेक्शन में सेम आए तब तो क्या होता है, आइसोट्रोपी इफेक्ट। अगर डिफरेंट आए, डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शन, तब कौन सा होगा, एनआइसोट्रोपी इफेक्ट। अब हमने दोनों ही इसके अंदर डाल के देखी, तीनों की तीनों प्रॉपर्टी डाल के देखी, तब आप ये बताओगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर सारी डायरेक्शन अलग अलग होती है, तो वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको कौन सा इफेक्ट शो करेगा, आइसोट्रोपी की एनआइसोट्रोपी, एनआइसोट्रोपी इफेक्ट शो करेगा जी क्रिस्टलाइन सॉलिड। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, उनको ये लगता है कि एटम जो थे ना वो तो रैंडमली मतलब रेगुलर प्रेजेंट है तो इफेक्ट भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, बट गलत हो जाएगा जी। यहाँ एटम तो बिल्कुल एक अल्टरनेटिव में पड़े हैं, लेकिन वैल्यू जो है इनकी तीनों प्रॉपर्टी की वो अलग आएगी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रोपी इफेक्ट शो कौन करेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा आइसोट्रोपी इफेक्ट शो कौन करेगा, अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड हमेशा आइसोट्रोपी शो करेगा जिसके एटम रैंडमली प्रेजेंट होते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके एटम क्या होते हैं, फिक्स होते हैं।
और अल्टरनेटिव में होता है वो हमेशा क्या करेगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो है एनआइसोटोपी इफेक्ट शो करेगा। इसको बोलते हैं हम आपके पास आइसोट्रोपी एंड एनआइसोट्रोपी इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली बेसिक रूल था इसके कि कैसे आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड के अंदर बेसिक डिफरेंस होता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो 3 डायमेंशन होते हैं, उनके एटम जो होते हैं फिक्स होते हैं। जैसे कि आपके पास ये स्ट्रक्चर है, इसमें देखो आपके पास ये परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है 3 डायमेंशन, जिसमें आपके पास सॉलिड ग्रीन ये सब रहेंगे। ठीक है, मतलब ये एनिसोट्रोपी है ना। नेक्स्ट होंगे जी आपके पास, अब हमें सारा के सारा जितना भी इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है रजी, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी इससे पहले भी आपके वर्ड देगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड कितने टाइप का होता है ये बताना जी हमें, कितने टाइप के सॉलिड्स होते हैं। आप बोलोगे जी इसमें सॉलिड्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3 टाइप के। पहला कौन सा सॉलिड हुआ, कहते हैं पहला होगा जी आयनिक सॉलिड, आयनिक। दूसरा होगा आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा होगा जी हमारे पास मेटालिक सॉलिड। ये होते हैं जी 3 टाइप के सॉलिड आपके पास, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड या कोवलेंट सॉलिड भी बोलते हैं इसको, और तीसरा होगा हमारे पास मेटालिक सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड कौन से होते हैं, जो आपके पास ग्रुप नंबर 1 और 2 जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, NaCl, KCl, CaCl2 सॉरी CCl बना देगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ये जितने भी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं उन सभी को ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी आपके पास सॉलिड्स होते हैं उन सभी सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, आयनिक सॉलिड के नाम से जाना जाता है। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और सभी सॉलिड में से सबसे ज्यादा जबरदस्त सॉलिड कौन से होते हैं, यही होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। ठीक है, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, इनकी हीट कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा होती है, और दे आर पोलर इन सॉल्वेंट, दे आर पोलर सॉल्वेंट। ये पोलर सॉल्वेंट होते हैं इसलिए वो पानी में बहुत अच्छे से घुल जाते हैं, पोलर सॉल्वेंट। ये सब बहुत पुरानी और 10th क्लास तक की लेवल की बातें, इसलिए आपको इसमें से खुद को रीड करने में ज़्यादा ही अच्छे से रहेगा। फिर दूसरा रहे आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ये मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, कहते हैं ये आपके पास जिसको हम कोवलेंट सॉलिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कोवलेंट सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या पढ़ोगे, कहते हैं जी आपके पास ये 2 टाइप के होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं हमारे पास। कौन कौन से, कहता जी एक तो पोलर और एक नॉन पोलर। एक पोलर सॉलिड और दूसरा क्या होता है, नॉन पोलर सॉलिड होता है जी हमारे पास। इसमें पोलर सॉलिड में कौन कौन से काम कर सकते हैं, जैसे आपके पास जितने भी कंपाउंड है H2, HCl, HI, ये भी सॉलिड फॉर्म में ले सकते हैं इनको। ये कौन होंगे, I2, H2, Cl2, ये सब क्या होंगे, नॉन पोलर। पोलर कौन से होंगे, जैसे HCl हो गया जी आपका, CO2 हो गया आपका, ये सब क्या होंगे, पोलर सॉलिड के बीच में कहलाए जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, पोलर सॉलिड। और वो सब क्या होंगे, पोलर नॉन सॉलिड के नाम से, नॉन पोलर सॉलिड भी उनको बोल सकते हैं। फिर कोवलेंट सॉलिड के अंदर आपके पास वो क्या बोल सकते हो, जितने भी एलोट्रोप्स होते हैं, एलोट्रोप्स किसके, कार्बन के। कौन से होते हैं, एक तो आपके पास डायमंड ही होता है और दूसरा कौन होता है, ग्रेफाइट। एक कौन सा होता है, ग्रेफाइट। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। फिर ऐसे होते हैं मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड कौन से होते हैं, जितने भी आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, स्कैंडियम से जिंक ग्रुप वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं
वो सभी हमारे पास मेटेलिक सॉलिड के नाम से जाना जाता है। उनको क्या बोलेंगे? मेटेलिक सॉलिड के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है जी। ऐसे सॉलिड्स को हम जनरली ये 3 टाइप के होते हैं। एक हाइड्रोजन सॉलिड भी होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, उसको हम क्या बोल देंगे? हाइड्रोजन सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस एलिमेंट के बीच में होती है? आप बोलोगे जी फ्लोरीन के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में और नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी सॉलिड आएगा वो सभी सॉलिड क्या कहलाएंगे आपके पास? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई जी आपके पास टाइप कि आपके पास कितने टाइप के क्या क्या मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था किसका? सॉलिड्स का। अब हम पढ़ेंगे रजे हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके पास जनरली 3 डायमेंशन ही होता है। 3 डायमेंशन वाला सॉलिड ही हमें पढ़ना है। इसके अंदर आपके पास अलग अलग पैरामीटर्स रहेंगे। यूनिट सेल जिसका एक वर्ड यूज करेंगे, एक वर्ड आएगा आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक वर्ड यूज करेंगे रजे हम, यूनिट सेल। एक वर्ड यूज करेंगे यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल क्या कहलाता है? कहते हैं जी यूनिट सेल एक पोर्शन होता है पूरे क्रिस्टल लैटिस का। इसमें 2 वर्ड यूज करेंगे हम, एक वर्ड यूज करेंगे यूनिट सेल और एक वर्ड यूज करेंगे क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, इन दोनों का मतलब बहुत ध्यान से समझिएगा। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? कहते हैं जी आपके पास एक 3 डायमेंशन के अंदर एक बिल्कुल सॉलिड की स्ट्रक्चर, ये इसमें सभी एटम क्या होंगे रजी? देखना अल्टरनेटिव होते हैं, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ऐसे चलते हैं। जैसे सपोज करो अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास NaCl का एक स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल लैटिस है, NaCl का क्रिस्टल लैटिस है, तो इसके अंदर ये वाले जो ग्रे वाले हैं वो आपके पास Na है और ये वाले ग्रीन क्या है? वो Cl। तो देखो Na है, फिर Cl, फिर Na, फिर Cl, NaCl, NaCl, ऐसे, और पीछे भी है, नीचे भी है और ऐसे भी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गई। अब इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को आप देखोगे ना तो इसके अंदर बहुत सारे क्यूब्स मिलेंगे। आप बहुत सारे क्या मिलेंगे? क्यूब्स मिलेंगे। देखो इस छोटे से क्रिस्टल के अंदर आपके पास कितने क्यूब्स है? 1 2 3 4। ठीक है, 4 तो यहाँ हो गए और 4 इधर हो गए। 1 2 3 4। इसके अंदर 8 क्यूब है, 8 क्यूब, यानी कि 8 क्यूब को मिला के मैंने एक क्रिस्टल लैटिस बनाया। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ क्यूब्स हो, नंबर ऑफ क्यूब्स, ऐसे याद करो। जिसमें बहुत सारे क्यूब्स मिलके एक पूरा बड़ा क्यूब बनाएंगे, इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस के नाम से जाना जाता है। एक चीज। अब कहते हैं यूनिट सेल क्या होता है? ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको समझ में आना चाहिए। अब कहते हैं इसमें यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल को क्या बोलेंगे जी? अब आपके पास देखो जी, कहते हैं जी यूनिट सेल जो रहेगा आपके पास, इसमें से इतने सारे क्यूब्स हैं। इतने सारे क्यूब में से सिर्फ एक ही क्यूब ऐसा है। अब ये 8 क्यूब है इसके अंदर, ध्यान से सुनना। इसके अंदर कितने हैं? 8 क्यूब है। इन 8 क्यूब की जो स्ट्रक्चर है, डायमेंशन है, पैरामीटर, वो सब सेम है। ठीक है, तो ऐसा मैं कहूँ ये 8 क्यूब से मिलके बना हुआ है। अगर मुझे इस पूरे क्यूब की स्ट्रक्चर को पढ़ना है, इसकी स्ट्रक्चर, डायमीटर वगैरह सब मुझे पढ़ना है, तो मुझे सारा क्यूब पढ़ना पड़ेगा। या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस 8 क्यूब में से सिर्फ एक क्यूब को मैं निकाल लेता हूँ। इस 8 में से एक क्यूब को मैं निकाल लेता हूँ और उस क्यूब को मैं क्या करूँगा? पढ़ लेता हूँ। मैंने इसमें से एक क्यूब निकाला और मैंने इसको क्या किया? स्टडी कर लिया। अब क्या ऐसा नहीं होगा कि ये क्यूब ऐसे 8 क्यूब से मिलके बना है?
ये वाला लैटिस। तो अगर मैं एक क्यूब को पढ़ लूंगा तो इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो इसलिए कहता पूरे क्रिस्टल लैटिस को पढ़ने की बजाय अगर उस क्रिस्टल लैटिस का एक पार्ट निकाल लो, एक पार्ट का मतलब उसका एक क्यूब निकाल लो, उस एक क्यूब को स्टडी करेंगे तो उस क्यूब को आप क्या बोलेंगे, यूनिट सेल के नाम से जानते हैं, वन क्यूब, ऐसे बोलो वन क्यूब लैटिस। अगर पूरे क्रिस्टल लैटिस में से एक क्यूब आप निकाल के अगर स्टडी करते हो, उस क्यूब को आप क्या बोलते हैं, वन यूनिट सेल के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे इसको, वन यूनिट सेल के नाम से इसको क्या कहेंगे, जाना जाता है, ठीक है। तो एक यूनिट सेल क्या होगा, जिसके पास सिर्फ एक ही क्यूब, इस क्यूब को पढ़ने को क्या बोलेंगे, बहुत सारे क्यूब में से सिर्फ एक क्यूब को अगर मैं निकालूंगा तो उसको क्या बोलूंगा मैं, यूनिट सेल के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ आपको। तो एक क्यूब को मैं यूनिट सेल बोलूंगा, और बहुत सारे क्यूब जब मिलके एक बहुत बड़ा पार्ट बनाएंगे, लैटिस बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टल लैटिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट हुआ कि यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस में क्या फर्क होता है। यूनिट सेल एक क्यूब को बोलते हैं, और बहुत सारे क्यूब मिलके एक बड़ा पार्ट बनाएंगे जिसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। आपको यहाँ तक समझ में आता है, ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया आपको सभी को। तो अब आपको यहीं से आगे पढ़ेंगे हम कि यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और क्या क्या कह सकते हैं जिसका। अब आपके पास एक कोई भी यूनिट सेल होगा, उस यूनिट सेल को हम ऐसा लिखेंगे, ऐसा बना सकते हैं जी हम, 2 डायमेंशन के अंदर। ये आपका एक क्यूब है, जैसे कि ये क्यूब है, ये आपके पास एक क्यूब है, इसको मैं क्या बोलूंगा, एक यूनिट सेल बोलता हूँ, इसको क्या बोलूंगा मैं, एक यूनिट सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक यूनिट सेल के अंदर हमेशा 8 तो क्या होता है, कॉर्नर होते हैं। कितने फेस कितने होंगे इसके अंदर, 6 फेस होंगे। 12 क्या होते हैं, एजेस होते हैं। 8 क्या होता है इसके अंदर, सेंटर होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि किसी भी क्यूब में 8 तो क्या होंगे, कॉर्नर्स। फेसेस देखो, ये वाला फेस 1 2 3 4 5 और एक पीछे 6 फेस होते हैं ना, ठीक है। तो 6 फेस हो गए आपके पास। एजेस कितने होंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 12 होते हैं, 12 एजेस होते हैं। सेंटर में बिल्कुल एक ही सेंटर होता है इसका, तो इसको क्या बोलेंगे, एक सेंटर होता है। तो यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, और एक क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है जी। अब इसी के बिहाफ पर आपसे पूछा जाएगा कौन सा क्रिस्टल किस नाम से उसको जाना जाता है। अलग अलग क्रिस्टल की अलग अलग पोजीशन होगी, तो उसको हम क्या नाम देंगे, अलग अलग नाम से ही उसको जाना जाएगा, ठीक है। और उसको हम किस नेम से बोलेंगे, टाइप ऑफ लैटिस, टाइप ऑफ लैटिस के नाम से जानते हैं। इसमें एक वर्ड यूज करेंगे, टाइप ऑफ लैटिस। टाइप ऑफ लैटिस, इसका पहला टाइप है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, पेपर में एक एक नंबर की डेफिनेशन पूछ लेता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है वगैरह वगैरह। तो उसमें देखो कह रहे थी प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन से होते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन से होंगे, कहते जी आपके पास ये एक क्यूब है, और इस क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर होंगे, 8। कितने कॉर्नर होंगे, 8। कहता है ऐसे यूनिट सेल, यूनिट सेल का मतलब एक क्यूब, ऐसे यूनिट सेल जिसमें सिर्फ एटम्स जो होंगे वो कॉर्नर पे प्रेजेंट हो। पोजीशन बहुत है हमारे सॉलिड के अंदर, क्यूब के अंदर, लेकिन कहता है ऐसे सॉलिड, ऐसे यूनिट सेल जिसमें एटम सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट हो, कॉर्नर के ऊपर, और कहीं पर भी ना हो। जिस क्यूब के अंदर, जिस यूनिट सेल के अंदर एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट